ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर हो गया कि सबसे पहला, कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था उसको एक रिकैप कर लेते हैं। और एक सेकंड में अपने स्क्रीन शेयर कर लूं। कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था उसको मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा हम लोग को आगे बढ़ने में। कंपनी के बारे में एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। काफी दिनों से कंपनी काम कर रही है, पिछले 30 सालों से काम कर रही है और सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में ही काम करती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डिस्कस किए थे। पीएमएस हम लोग का एक मेन प्रोडक्ट है जो कि ऑल ओवर इंडिया में चलता है। अभी आज भी उसके कस्टमर करीब करीब 15 से 20 हजार के बीच में कस्टमर बेस है जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जिस पर हम लोग बात करेंगे आगे। और कल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। इसके अलावा सर्विसेज हैं। तीन तरह के सर्विसेज हैं जो कि कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, पोर्टल है और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है। पीएमएस का बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैसे कैसे डेवलप हुआ और कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर है। मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को एंट्री सेक्शन, मास्टर, रिपोर्ट का सब सेक्शन दिखाया था आप लोगों को। आज हम लोग पूरे मास्टर का जितना भी मेन्यू है उसको डिस्कस करेंगे और समय बचेगा तो फिर हम लोग सेल एंट्री के ऊपर चलेंगे। फिर आप लोगों को विजिबल है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ना वो मास्टर पे चलते हैं। मास्टर क्रिएशन में आपके पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का ग्रुप है। अब एक प्रोडक्ट को हम लोग ओपन करते हैं। कल हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन की थी प्रोडक्ट के बारे में कि कोई भी आदमी, दो तरह के लोग बिजनेस स्टार्ट कंप्यूटराइजेशन करेंगे। एक तो पहले से ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो लोग हम लोग के सॉफ्टवेयर को यूज करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि उनके जो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी प्रोडक्ट और पार्टी होगा उसको इंपोर्ट करके अपने सॉफ्टवेयर में लाया जाता है। तो एक एक प्रोसेस है जहाँ पे कि उनको प्रोडक्ट एंट्री करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद एक बार प्रोडक्ट इंपोर्ट होने के बाद अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है तो वो उनको एंट्री करना पड़ेगा। और दूसरा, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि पहली बार सॉफ्टवेयर लग रहा है और वहां पे फ्रेश कंप्यूटराइजेशन शुरू हो, वहां पे उनको प्रोडक्ट एंट्री करना पड़ेगा। तो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रोडक्ट एंट्री के बारे में। प्रोडक्ट एंट्री के बारे में डिटेल डिस्कशन कल हम लोगों ने किया था। इसमें प्रोडक्ट का नेम, ग्रुप और वो सब मैं डिटेल एक बार फिर आज डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट का नाम हम लोग डाल दिए, मान लीजिए कि प्रोडक्ट वन हम लोगों ने डाल दिया। बारकोड कल डिस्कस किए थे हम लोग। ग्रुप क्या है हम लोग डिस्कस किए थे। इसके बाद ग्रुप में क्या है, तो अगर हम लोगों के पास मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर है या ये होलसेलर है, तो वहां पे ग्रुप होता है। ग्रुप क्या होगा, तो वहां पे कैप्सूल्स हो सकते हैं। किस किस तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं, तो कैप्सूल है, सिरप है, सस्पेंशन है, टैबलेट हो सकता है। इसके बाद आपका इंजेक्शन हो सकता है। तो इस तरह के ग्रुप क्रिएट होते हैं। कहीं किसी किसी जगहों पे कोई ऐसी कंपनी का काम हो रहा है जहाँ पे 10-12 डिवीजन है, तो वो कंपनी के अंदर डिवीजन बन सकता है। यूनिट पैकिंग क्या है, अभी मैं मान लीजिए कि एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिट पैकिंग क्या है, तो एम एल है, केजी है, इस तरह से 170 ml ऐसे करके जो जो उनका यूनिट होगा। एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कैसे वो बेचते हैं, तो एक यूनिट बेचेंगे 170 ml का, तो उनका यूनिट 170 ml हो जाएगा। एक एक स्ट्रिप बेचेंगे तो उनका प्रोडक्ट का यूनिट हो जाएगा, स्ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह से करके चलता है इसमें। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो एक यूनिट वो सेल कर रहे हैं उसमें कितना पैकिंग रहेगा, तो वो पैकिंग यहाँ से पुट करते हैं, है ना। मान लीजिए कि वो एक टैबलेट, एक स्ट्रिप बेच रहे हैं जिसमें 10 टैबलेट है, तो 1 into 10 होगा। एक सिरप बेच रहे हैं तो एक सिरप क्या होगा, 1 into 1 होगा। वो तोड़ के नहीं बेचा जा सकता है, स्ट्रिप को तोड़ के बेचा जा सकता है, तो इसलिए 1 into 10 होगा। केसेस के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी, जिसमें आपको एक यूनिट है। आप एग्जांपल ले लीजिए कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर 100 टैबलेट आता है, 100 स्ट्रिप आएगा, तो उसको एक केस कहा जाता है जो बड़ा सा एक कार्टून होता है। तो उसमें मान लीजिए कि 100 अगर स्ट्रिप आता है तो 100 हो गया। रैक के बारे में कल डिटेल बात किए थे हम लोग कि रैक मान लीजिए कि वो डाल दिए, A1 डाल दिए। कंपनी कौन सी कंपनी के ऊपर काम हो रहा है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, तो एग्जांपल ले लीजिए कि इसमें अबाउट का प्रोडक्ट है ना। मैन्युफैक्चरर कौन है, तो कंपनी और मैन्युफैक्चरर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। क्या है, तो कंपनी वो
जो कि मार्केटिंग करती है और जो सेल करती है। कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है कि वही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियों के साथ क्या होता है कि मार्केटिंग करने के लिए अलग कंपनी होती है और मैन्युफैक्चरिंग फिर वो एक अलग जगह से कराते हैं, एक अलग यूनिट होता है वहां से कराते हैं। तो उस कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से नाम डालना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई अलग कंपनी है और वो टी टी आर ई है, टीआरई है तो टीआरई आदमी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्स है। आप लोगों को जानकारी होगा कि कोई भी बिजनेस में गवर्नमेंट भी एक पार्टनर है, और गवर्नमेंट जो पार्टनर है वो क्या करती है, तो वो करती है कि कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट का जो डिफाइंड टैक्स प्लान है वो आपको लगाना पड़ेगा, और सारे प्रोडक्ट तो अलग अलग डिफाइंड है। और उसके हिसाब से पूरे महीने में जो सेल, मान लिया आपने 1 लाख का सेल किया और 18% उस पर जीएसटी है, तो 18% आपको 1 लाख का 18,000 रुपया आपको गवर्नमेंट को मंथ के लास्ट में, मंथ के मैंने अगर जुलाई है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक तक आपको जमा करना रहता है। तो गवर्नमेंट का एक, ये आपको इनडायरेक्ट टैक्स है। जो बिजनेस करते हैं उनको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स वो कहाँ से लेते हैं, तो प्रोडक्ट पे लगाएंगे। अगर 100 रुपया प्रोडक्ट का कॉस्ट है तो उस पर 18% जीएसटी लगा देंगे और वो 118 रुपये में बेचेंगे। तो 118 रुपये में बेचेंगे तो उनका मार्जिन 118 रुपये में नहीं आया, उनका मार्जिन 100 रुपये के अंदर होगा। उनको प्रॉफिट 100 रुपये में 10 रुपया हो सकता है। तो एक्चुअल कॉस्ट उनका 90 रुपया हुआ, 10 रुपया प्रॉफिट रखे 100 रुपया, और 100 रुपया पे 18 रुपया जीएसटी लगाकर फिर वो सेल करेंगे, और वो 18 रुपया सॉलिड उनको आपको चला जाएगा कहाँ पे, तो गवर्नमेंट को। तो पूरा एक जीएसटी का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग आगे अभी चढ़े तो समझेंगे। तो मान लीजिए कि इसमें जीएसटी 12% लगाया हम लोगों ने, तो अभी आपका यहाँ पे परचेज में 12% हो गया, तो सेल टैक्स में हो गया, परचेज ट्रांसफर इन में हो गया, सेल टैक्स में इन में हो गया। अभी सेल टैक्स और सेंट्रल टैक्स क्या है, तो स्टेट में अगर कोई एक बिजनेसमैन पटना में बैठ के और अगर सेल करते हैं किसी को छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया के पार्टी को, तो वो विद इन स्टेट करते हैं तो उनको ये टैक्स एप्लीकेबल होगा। और वही अगर पटना में बैठ के रांची में सेल करते हैं, कोलकाता में करते हैं, बॉम्बे में करते हैं, तो वो सेंट्रल टैक्स कहलाएगा। तो उसमें भी परसेंटेज सेम ही है, लेकिन अकाउंट अलग होता है। तो जब गवर्नमेंट को पे किया जाता है तो दो तरह के टैक्स पे किया जाता है, स्टेट टैक्स और सेंट्रल। मान लीजिए कि टोटल उनका टर्नओवर हुआ 10 लाख, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिला के, तो 10 लाख का 18% मान लीजिए, या 12%, 1,20,000 हुआ। तो ये जो 1,20,000 होगा उसमें हो सकता है कि सेंट्रल का 50,000 हो और स्टेट का आपको 70,000 हो, ऐसा हो सकता है। तो उसके हिसाब से डिफाइन करके 1,20,000 पे करना है, लेकिन वो डिफाइन करके पे कर दिया है। उसके अलावा ट्रांसफर आउट और ट्रांसफर इन है। सेटलमेंट जब हम लोग जाएंगे ना, तो जैसे सेल और परचेज होता है उसी तरह से ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट भी है। ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक कोई बिजनेस है जो पटना में है और उसी उन्हीं का एक पटना डकमंगला में है, और उन्हीं का एक ब्रांच मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए आपको जगदेवपथ में है या पटना सिटी में है, तो वो अपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को माल ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि उनका पूरे स्टेट में एक ही जीएसटी होगा। अलग अलग ब्रांचेज हो सकते हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए ट्रांसफर आउट है। और फिर जो ब्रांच को ट्रांसफर किया गया वो ट्रांसफर इन लेगा वहां पे। तो ये ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट हो गया, उसके बाद परचेज टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, फिर ट्रांसफर आउट और ट्रांसफर इन का सेंट्रल टैक्स हो गया। तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी के सेक्शन में आपको एचएसएन हो गया। एचएसएन क्या है भाई, तो प्रत्येक प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर डिफाइन किया हुआ है। तो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स है उसका एक यूनिक नंबर डिफाइन किया हुआ है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि प्रोडक्ट आपको मेडिसिन का प्रोडक्ट है, तो मेडिसिन का प्रोडक्ट है तो उसका डिफाइन किया हुआ है, आपको कि वो उसका एचएसएन 1 होगा। तो जितने भी मेडिसिन के प्रोडक्ट होंगे ना सबका एचएसएन 1 होगा। कोई अगर मान लीजिए कि आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट है, साबुन है, तो उसका अलग एचएसएन होगा। कोई क्रीम है तो हो सकता है उसका अलग एचएसएन होगा। इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल और परचेज होते हैं सबका गवर्नमेंट ने अलग से एचएसएन डिफाइन कर दिया है। सैक क्या है, तो सर्विस का नंबर है। जैसे मान लीजिए हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करके बेचते हैं, तो हम लोग एक सर्विस का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, और उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और कहीं कहीं पे हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज सेल करते हैं, जैसे वेबसाइट बना रहे हैं तो वो सर्विसेज हो गया। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से एचएसएन डिफाइन होगा, और जो सर्विसेज होगा उसके हिसाब से सर्विसेज का नंबर, उसका भी नंबर डिफाइन किया हुआ है, जिसको सैक नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 1 मिनट के लिए पीछे मैं चलता हूँ।
अब यहाँ पे हम लोगों को सैक नंबर डालना है, ये नंबर डाला हुआ है, ऑलरेडी मास्टर बना हुआ है, नंबर डाला हुआ है। प्रोडक्ट में गए तो ये किस तरह का है, तो प्रोडक्ट है कि सर्विसेज है, तो प्रोडक्ट है। ये ये इलिजिबल आईटीसी के लिए नहीं है कि नहीं। आईटीसी का मतलब क्या हुआ, कि अभी जो जीएसटी के लिए मैं बात कर रहा था, तो जीएसटी में क्या होता है कि मैंने मैंने परचेज किया 1 लाख रुपए का, उसमें 12% टैक्स हुआ, तो 12% टैक्स हुआ तो 12,000 रुपया हुआ। और मैंने सेल किया 1,15,000 रुपये का, तो एक, या मान ली कि 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का सेल किया, तो मैंने मैंने मेरा टैक्स कितना हुआ, तो 24,000 हुआ। तो आईटीसी का मतलब क्या हुआ, कि आपको इनपुट टैक्स एलिजिबल है कि नहीं है। तो अब अगर 24,000 रुपए का सेल किए, तो आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है, तो गवर्नमेंट को आपको 24,000 रुपये नहीं पे करना है, गवर्नमेंट को आपको इनपुट जो आपको मिला, जो परचेज किया उस समय जो आपने टैक्स दिया है, वो माइनस करके आपको सेल से और टैक्स पे करना है। तो अब यहाँ पे फिर से आप समझिए, आईटीसी क्या हुआ, तो जो आपने परचेज करते वक्त टैक्स दिया उसको आपको इनपुट ले लेना है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तो आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया जिसपे आपने 12% टैक्स दिया, मतलब 1,12,000 रुपया किसको टैक्स दिया, तो सप्लायर को दिया, मैंने 1,12,000 रुपया आपने पे किया। और जब अब आप सेल कर रहे हैं, तो मान लिया आपने 2 लाख रुपया में सेल किया, तो 2 लाख का जीएसटी कितना हुआ, 24,000 रुपया हुआ। तो आपने 24,000 रुपया लिया और 12,000 ऑलरेडी सप्लायर को पे किया कि भाई आपका टैक्स है, आप गवर्नमेंट को पे करिए। तो 24,000 रुपया में से 12,000 रुपया घटाने के बाद जो अमाउंट 12,000 रुपया बचेगा, ये 12,000 रुपीज आपका जीएसटी को आपको पे करना है। आपका जो बिजनेस में सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको पे करना है। तो वैसे प्रोडक्ट जिसपे आईटीसी एप्लीकेबल है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे आईटीसी एप्लीकेबल होता है। कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं, जिसके ऊपर आईटीसी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो आईटीसी नॉन एप्लीकेबल होगा। तो जो जीएसटी का पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम है, उस रिपोर्टिंग सिस्टम में आईटीसी नॉट नॉन एलिजिबल रहेगा तो इनपुट नहीं लेगा, और आईटीसी एलिजिबल होगा तो इनपुट लेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रोडक्ट्स जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं, नील रेटेड है, एग्जम्प्टेड है। जीएसटी एप्लीकेबल है मतलब कि 12%, 18%, 24% से जीएसटी एप्लीकेबल। नील रेटेड है मतलब हो गया कि इस पे कोई जीएसटी नहीं है। एग्जम्प्टेड है मतलब कि इस प्रोडक्ट पे एग्जम्पशन दिया हुआ है। नॉन जीएसटी है, जैसे अभी पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सारा नॉन जीएसटी प्रोडक्ट है, मतलब इस पे पहले से जो टैक्स चला रहा है वही चल रहा है। जीरो रेटेड है तो उस पर जीएसटी है लेकिन 0% लगता है ना। तो एग्जम्प्टेड, नील रेटेड और जीरो रेटेड, तीनों पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन तीनों का वर्ड अलग अलग है। नील रेटेड मतलब कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, आगे भी चांसेस कम है लगने का। एग्जम्प्टेड मतलब कि उसको एग्जम्पशन दिया हुआ है, वो कल के डेट में लग सकता है। और जीरो रेटेड मतलब कि उस पर टैक्स है लेकिन अभी जीरो है, उस पर अभी 0% टैक्स है ना। तो वो है, तो इसमें यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अदर्स है, किस तरह का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, अच्छा यही प्रोडक्ट है, मान लिया हमने 10,000 प्रोडक्ट या 5,000 प्रोडक्ट बना लिया, अगले साल हम जब गए तो वहां पे मालूम चला कि इसमें से 50-100 प्रोडक्ट में काम नहीं करता हूँ, तो या तो डिलीट कर देंगे, और अगर यहाँ पे स्टॉक में रखना है तो कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यू बाय डिफॉल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप डिसकंटिन्यू कर देंगे तो सेल परचेज में वो दिखना बंद हो जाएगा। तो मैं अभी कंटिन्यू में करता हूँ। कैटेगरी है, कैटेगरी पे हम लोग आगे अभी बढ़ते हैं इसी में मास्टर में, तो कैटेगरी पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फोर्थ लेवल का कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ लेवल का कैटेगरी, अब यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं बना हुआ, आगे हम लोग बना के फिर आएंगे। ये एच ड्रग, शेड्यूल एच ड्रग में आता है क्या, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और उसको बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ यूज करना है, और प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज होना है, और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है कि कौन कौन सा शेड्यूल एच वाले प्रोडक्ट को सेल किया गया। तो उसके लिए अगर यहाँ पे ये शेड्यूल एच वाला प्रोडक्ट है तो इसका एक अलग रजिस्टर बनेगा, और रजिस्टर मेंटेन होते चलेगा। कभी भी डिपार्टमेंट के लोग, जो आपको मेडिसिन के जो ड्रग लाइसेंस के जो डिपार्टमेंट के लोग आके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ ओपनिंग है, कल मैंने आपको डिटेल किया था इसमें, जिसमें कि एक एक बिजनेसमैन अगर वो हाल से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, और मान लीजिए कि कल 1 तारीख है, तो 1 तारीख से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 तारीख को मॉर्निंग में उनके पास क्या स्टॉक था पूरे प्रोडक्ट, सेल परचेज करेंगे तो उनका पूरा अकाउंटेबिलिटी, इन्वेंट्री और स्टॉक प्रॉपर मेंटेन होना शुरू होगा। तो वो आपको यहाँ से पूरा स्टॉक डालना होगा। अब स्टॉक में क्या आता है, तो सबसे पहले नंबर बैच नंबर आता है, फिर उसके बाद एक्सपायरी, एक्सपायरी कितना, कब एक्सपायर होने वाला है। एक्सपायरी क्यों डालते हैं आप,
एक्सपायरी आप इसीलिए डालते हैं क्योंकि ये एक्सपायर हो जाएगा तो आपका सिस्टम आपको सेल नहीं कर देगा, करने देगा। नियर एक्सपायरी होगा तो भी इंडिकेट करने लगेगा कि नियर एक्सपायरी है। बहुत सारे प्रोडक्ट में एक्सपायरी नहीं होता है, जैसे एक्सपायरी आपको मेडिसिन में है, लेकिन फार्मास्यूटिकल में थोड़ा एक्सपायरी नहीं, ये आपके एफएमसीजी में एक्सपायरी नहीं है, आपको मैंने गारमेंट्स में एक्सपायरी नहीं है। तो जहां पे एक्सपायरी नहीं होगा वहां पे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है कि एक्सपायरी हटा देंगे तो एक्सपायरी का कॉलम ऑफ हो जाएगा, वहां पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उनके पास स्टॉक कितना है, 100 पीस है, एमआरपी, सेल रेट, ट्रेड रेट सब एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान ली मैंने एमआरपी इनका 100 डाल दिया, हमारा सेल करने का रेट 90 रुपया है और हमने परचेस किया इसको 80 रुपया में, है ना। स्कीम इस पे मुझे मिला हुआ है 10+1 और डिस्काउंट 10% मिला हुआ है ना। और अभी देखिए नेट रेट आ गया, तो अब यहाँ पे एक मैसेज आया कि क्या ऑटो कैलकुलेट कर दें, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये ऑटो कैलकुलेट कर देगा, ओके, है ना। अब यहाँ देखिए ये नेट रेट कैलकुलेट कर दिया। फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट पे ले लेता है क्योंकि उसको फिर रिपोर्ट वगैरह में बहुत हेल्प होता है ना। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसका क्या है और किस दिन स्टार्ट किए हैं वो है, उसके बाद ओके करेंगे, एंट्री हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपको एक्सेप्ट का बटन है, एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट होगा और क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो अभी एक्सेप्ट कर देते हैं हम लोग, ये प्रोडक्ट आपका एक बन गया, है ना। अब यहीं पे इसी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारी चीजें, देखिए सब बटन है, तो ये जो बटन लगा हुआ है ये इसका मतलब हो गया कि आपको ये यहाँ से आप मास्टर बना सकते हैं। अगर ग्रुप नेम जो जो जैसे ये येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मास्टर है, आप कुछ एंट्री नहीं कर सकते। जैसे ये व्हाइट कलर का बॉक्स है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन येलो कलर का बॉक्स जो है वहां पे आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट, ऑलरेडी आइटम बने हुए हैं, उनको जस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जहां कहीं भी येलो कलर का बॉक्स है वहां पे आपको सेलेक्ट करना है, आप कुछ बना नहीं सकते, है ना। और ये व्हाइट कलर का बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और येलो कलर का बॉक्स जो बना वो सब मास्टर है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मास्टर में चले जाएंगे, या मास्टर में यहाँ से भी आएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से आते हैं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देना है इसमें। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, एक प्रोडक्ट इन्फो प्राइमरी है, एक प्रोडक्ट इन्फो कॉमन है, और एक प्रोडक्ट इन्फो अदर है। अब प्रोडक्ट प्राइमरी तो समझ गए, जिसमें जो मेनली काम का जरूरत है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जो यूज होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अभी प्रोडक्ट के साथ देखिए सेल प्लान है, परचेज प्लान है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब परचेज में चलेंगे, सेल में चलेंगे तो। उसके बाद है प्रोडक्ट का मास्टर है, किसी पर्टिकुलर बैच पे अगर प्रोडक्ट का मास्टर लगाना चाहते हैं ना तो आप लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैं कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें तो कोई बैच नंबर नहीं है। अब हम लोग ये बैच को ले लिए, अब यहाँ इन्फो में जाएंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये बैच आ गया। अब इस पर्टिकुलर बैच का अगर हम रेट सेट करना चाहते हैं मास्टर में तो हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ से। एंट्री डेट क्या है, किसी भी बैच का हम यहाँ सेट कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट का मास्टर रेट हो जाएगा, है ना। मास्टर रेट का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी कोई नया बैच एंट्री करेंगे तो यहीं से पकड़ना शुरू करेगा, है ना। बैच वाइज चेंज हो सकता है रेट, लेकिन मास्टर रेट ये सेट हो जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट का स्टॉक का, मिनिमम कितना होना चाहिए आपके पास स्टॉक, मैक्सिमम कितना स्टॉक, इसका मीनिंग क्या निकलता है और यूज कहाँ होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आप 1,000 प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको नहीं मालूम चलता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट आपका बिकने से खत्म हो गया, कौन सा प्रोडक्ट अब फिर से परचेज करके मंगाना पड़ेगा। ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि 1,000 प्रोडक्ट होता है, दिन में बिका, कौन खत्म हो गया कौन नहीं खत्म हुआ। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं और ट्रेडिंग का काम करते हैं तो उसमें आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और तब आप कस्टमर आए और प्रोडक्ट के बारे में पूछे, उनको नहीं मिला और रिटर्न चले गए, तो ये एक आपके लिए बाउंस होता है। मतलब आपका प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट नहीं बिका, आपका प्रोडक्ट डिमांड हुआ लेकिन आप दे नहीं पाए, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कि कल के दिन वो कस्टमर आपका रिटर्न भी नहीं आ सके और आपका बिजनेस लूज करता है। तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ डिफाइन करके रखेंगे कि हमको मिनिमम 10 क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में होना चाहिए, फ्रॉम एंड टू डेट डाल देंगे, और मैक्सिमम 20 पीस होना चाहिए, है ना। फ्रॉम एंड टू डेट डाल देंगे, और एवरेज क्वांटिटी आपके पास 5 पीस होना चाहिए या 15 पीस होना चाहिए, है ना। फ्रॉम एंड टू डेट डाल देंगे। अब क्या है कि आगे का सिस्टम में हम लोग काम करेंगे, चलेंगे, जैसे परचेज ऑर्डर है या रीऑर्डर लेवल है, जब वहां देखेंगे हम लोग तो ये मालूम चलेगा कि अगर वो मिनिमम या मिनिमम के नीचे स्टॉक गया
तो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर लेवल में ला देगा। और रीऑर्डर लेवल में लाएगा तो क्या कितना लाएगा, मान लीजिए कि अभी आज के डे में 10 क्वांटिटी से नीचे 8 क्वांटिटी हो गया स्टॉक, तो वो रीऑर्डर क्या कर देगा, तो 12 पीस का ऑर्डर कर देगा। 12 पीस का ऑर्डर कर देगा मतलब अभी 8 पीस है, 12 पीस तो 20 पीस हो गया, है ना। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है, लेकिन अभी मास्टर में डालने के बाद ही इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जा सकता है। उसके अलावा यूनिट मेजरमेंट है। अभी हम लोग क्वांटिटी पे बात कर रहे थे, केस पे बात किए। उसके अलावा यहाँ पे आप वेट पे भी उसका उस प्रोडक्ट का वेट डाल सकते हैं, यूनिट साइज डाल सकते हैं, डजन डाल सकते हैं, पोटेंसी डाल सकते हैं, सीएस पॉइंट, ये सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मिसलेनियस कुछ इंफॉर्मेशन डालना रहता है, उसका कमीशन परसेंटेज है, परचेज डिस्काउंट पहला क्या होगा, परचेज डिस्काउंट दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट का गेटअप किस तरह का रहेगा, प्रोडक्ट का मार्जिन क्या है ना, प्रोडक्ट का ग्रेडिंग क्या है, प्रोडक्ट पे क्यूओटी क्या लगता है, ये सब परचेज का पार्ट है। उसके अलावा प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन कुछ है, प्रोडक्ट का कंपोजिशन अगर कुछ डालना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, अगर मेडिसिन में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का कंपोजिशन ये हुआ कि जैसे जैसे मान कालपुल है तो उसके अंदर कौन सा कंपोजिशन है, तो एक मेन कंपोजिशन पैरासीटामोल है, ठीक है। तो अब वैसे और भी 3-4 कंपोजिशन हो सकते हैं, तो अगर आप वो डाल देते हैं तो कल के डे में अगर आप देखना चाहेंगे तो आप अगर कंपोजिशन डालेंगे तो उस कंपोजिशन का कौन कौन सा प्रोडक्ट है वो सामने आ जाएगा आपके, और आप उसको देख सकते हैं, और उस कंपोजिशन का स्टॉक है कि नहीं आपके पास आपको मालूम चल जाएगा। प्रोडक्ट का इमेज आप यहाँ से डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का इमेज आप यहाँ से डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट सैंपल है कि सेलेबल है, ये आप बाय डिफॉल्ट सेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सैंपल हो जाएगा। सैंपल का मतलब क्या हुआ कि आप प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को लोगों को देंगे, जो कंज्यूमर है उनको देंगे टेस्ट करने के लिए, यूज करके देखने के लिए कि कैसा है प्रोडक्ट। उसके अलावा कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका बिल नहीं करना रहता है, तो बिलिंग ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, कुछ डीम्ड एक्सपोर्ट करने के लिए है। ये प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट है, ऑनलाइन इसको देखना है ना, ऑनलाइन में भी चले। अभी हम लोग इस पे आगे जब थोड़ा 10-12 क्लास के बाद हम लोग आगे चलेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर के साथ आपका पूरा का पूरा ई कॉमर्स बिल्ड किया हुआ है। तो वो ई कॉमर्स बिल्ड जो किया हुआ है ना, वो यहीं से सारा प्रोडक्ट उठा के ई कॉमर्स पे जाएगा, और ई कॉमर्स पे जो ऑर्डर आएगा वो यहाँ बिल होगा, और वो सारा चीज, मतलब कि अगर कोई पीएमएस सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उसको ई कॉमर्स पे स्टार्ट करने में 1 घंटे के अंदर वो ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकता है। अब ये प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हो गया। यही प्रोडक्ट केवल व्यू के लिए होगा कि इस पे ऑर्डर भी आ सकता है, इसके लिए आपको यहाँ पे ये हो गया, है ना। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट में डालना है। और यहीं पे देखिएगा एक इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर ई कॉमर्स। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ई कॉमर्स पे अगर काम कर रहे हैं तो उस पर कितना इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं वो पूरा डिटेल दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका सब नेम क्या है, सुटेबल किस चीज के लिए है, किस कलर का होता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डिलीवरी का टाइम क्या देना है ना, सेकेंड यूनिट उसका क्या है, न्यू अराइवल है कि नहीं है, रिलेटेड प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से प्रोडक्ट है, एड ऑन प्रोडक्ट कौन कौन सा है। आप लोग देखिएगा जब ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट और इमेजॉन और इस सब पे जाते हैं आप लोग, तो अमेजोन वगैरह पे जाते हैं तो और एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, तो अगर जूता आप देख रहे हैं, जूता को चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो तुरंत आपको सॉक्स का वहां पे ऑर्डर दिखने लगेगा। आपको पॉलिश कैसे करेंगे उसका वो आपको सब सैंपल एग्जांपल दिखाने लगेगा। वो सब रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, मतलब एक प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप क्या क्या खरीद सकते हैं वो पहले से डिफाइंड रहता है। तो ये हो गया, इसका मेन इमेज है, फर्स्ट इमेज। आप देखिएगा जब आप ई कॉमर्स पे जाते हैं तो 4-4 5-5 इमेज लगता है वहां पे, तो वो इमेज दिखता है। तो यहाँ पे सब इमेज वगैरह अपलोड करेंगे। अगर उसका वीडियो का लिंक डालना चाहते हैं, वीडियो का लिंक डालेंगे, उसका प्रोडक्ट के बारे में अदर और ये सब इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट हो गया कि ई कॉमर्स पे आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए कितना एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ गया। ये यहाँ से आप क्लिक किए तो चलेगा वहां पे। तो ये एक पूरा कंप्लीट हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट किए और प्रोडक्ट से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन को देखे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रुप है। अभी हम लोग प्रोडक्ट में देख रहे थे कि प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में, किस ग्रुप में रखना है, तो ये ग्रुप हो गया। यहाँ से हम लोग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे निगेटिव बिलिंग और पॉजिटिव बिलिंग का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जितना उनके पास स्टॉक कंप्यूटर में है उतना ही वो बिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि स्टॉक मेंटेन नहीं हो पाता है,
तो वो निगेटिव बिलिंग करके काम करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है निगेटिव बिलिंग करके काम करते हैं, मतलब हो गया कि उनको स्टॉक दुकान में है वो मालूम है और बिलिंग करना है, तो यहाँ कंप्यूटर में बिल स्टॉक नहीं भी होने से वो बिल कर देगा। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव स्टॉक करके रखेंगे तो कंप्यूटर में अगर स्टॉक नहीं है तो बिल नहीं करने देगा। तो निगेटिव बिलिंग करके भी काम करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि सारे प्रोडक्ट निगेटिव बिलिंग रहेंगे तो काम होगा, लेकिन कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप को जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कॉस्मेटिक, तो इस कॉस्मेटिक को उनको अलाउ निगेटिव बिलिंग कर देना है, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट को नहीं करना है। तो इस तरह का सिचुएशन स्टॉप बिलिंग यहाँ से कर सकते हैं, इस ग्रुप का बिलिंग को स्टॉप कर दीजिए। स्पेशल रेफरेंस कुछ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इस प्रोडक्ट को किस रेट पे बिल करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट जब बिकेगा तो किस रेट पे बिल होगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ग्रुप पोजीशन क्या है, उसका प्रोडक्ट का इमेज वगैरह, ये ग्रुप का इमेज, प्रोडक्ट का इमेज नहीं है, ग्रुप का इमेज है, तो ग्रुप का इमेज आप डाल सकते हैं। मतलब हो गया कि कॉस्मेटिक में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इमेज नहीं होगा, कॉस्मेटिक में कॉस्मेटिक का एक टाइप का ग्रुप हो जाएगा, जो कि जब हम लोग पोर्टल पे जाएंगे, ई कॉमर्स पे जाएंगे, तो वहां पे अगर ग्रुप कोई अगर सेलेक्टेड है तो उसका इमेज यहाँ से उठा के दिखा सकता है वो। तो ये प्रोडक्ट का ग्रुप हो गया और इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। उसी तरह से यूनिट है। अब प्रोडक्ट जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एमएल में है कि आपको बॉटल है, सस्पेंशन है, तो उसके हिसाब से जो भी रहेगा वो यहाँ पे हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे, यूनिट क्रिएट करेंगे और मल्टीपल यूनिट क्रिएट करके रखेंगे और उसको प्रोडक्ट बनाते वक्त यूज करेंगे। अब यूनिट आपने बनाई, इसमें सब हेडिंग 1 है, सब हेडिंग 2 है, कितना केसेस रहता है इसमें, यूनिट साइज क्या है, डजन साइज क्या है, उस यूनिट का भी डाल सकते हैं, साथ में प्रोडक्ट का भी डाल सकते हैं आप, है ना। तो ये यहाँ से आपका यूनिट बन गया। उसके बाद अब आते हैं हम लोग टैक्स प्लान के ऊपर। सबसे पहले टैक्स स्ट्रक्चर पे आते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि देखिए, टैक्स स्ट्रक्चर का नेम दे दिया हमने, अब आईजीएसटी, अब टैक्स स्ट्रक्चर का नेम हमने दे दिया, कुछ एक नेम दे दिया एसजीएसटी। और टैक्स, इस टैक्स स्ट्रक्चर में कौन कौन अकाउंट आएंगे ये यहाँ से डिफाइन होने लगा, है ना। अब ये सब टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे, है ना, डिफाइन हो गया। अब उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये क्या होता है कि टैक्स जितने भी बने हुए ना उनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि जीएसटी जब का रिपोर्ट वगैरह निकलता है तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है आपको। अब उसके बाद आप आइए टैक्स प्लान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी तरह का टैक्स प्लान बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे अभी आज के डे में 18% जिस पे टैक्स लगता है उस पे 9% स्टेट टैक्स लगता है और 9% सेंट्रल टैक्स लगता है। तो स्टेट टैक्स 9% हुआ, सेंट्रल टैक्स 9% हुआ, यहां तक तो ठीक है। अब इसी में हो सकता है कि और भी कुछ टैक्स लगे, सरचार्ज लगे, हो सकता है कि कुछ एडिशनल एडिशनल 2-3 टैक्स लगे, तो ये सारा टैक्स प्लान आप यहाँ से बना सकते हैं। अभी कैसे टैक्स प्लान बनता है इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी टैक्स प्लान का सबसे पहले यहाँ नेम देंगे। जैसे हमने टैक्स प्लान का नेम दिया, टैक्स हमारा सीजीएसटी 24%, है ना। अब ये टैक्स किस पे अप्लीकेबल होगा, सेल पे होगा कि परचेज पे होगा, क्योंकि सेल का अलग टैक्स प्लान होगा, परचेज का अलग होगा। तो मान लिया इसको सेल के लिए है ना। अभी पोस्टिंग कहाँ होगा, तो सेल्स अकाउंट में होगा कि सेल्स रिटर्न में होगा, तो सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग होगा। प्रिंटिंग नेम इसका क्या रहेगा, तो प्रिंटिंग नेम इसका रहेगा जीएसटी 24%, है ना। अब टैक्स इंक्लूसिव है कि नहीं है, तो टैक्स इंक्लूसिव इन एमआरपी है, टैक्स इंक्लूसिव इन सेल रेट है, नहीं है, ये दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। पहले एक साइज लगता था तो एक साइज के ऊपर एमआरपी लगेगा क्या, वो भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे डू इंक्लूसिव आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। अब ये क्या है कि जैसे 100 रुपया पे एमआरपी है, उसी के ऊपर 18% जीएसटी या 12% जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन उसको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये जो 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये 10% डिस्काउंट देने के बाद जीएसटी को घटाना है कि पहले जीएसटी को घटाना है, वो एक कॉन्सेप्ट है। ये सब चीज थोड़ा डिटेल हम लोग जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो समझ में आने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाइए, अकाउंट किस तरह का टैक्स लग रहा है, तो जीएसटी लगेगा, कितना % टैक्स लगेगा। तो अगर 18% वाला है तो 9% सीजीएसटी,
उसके बाद आपको टैक्स है, सरचार्ज है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कुछ लगेगा क्या? तो ये टैक्स कब लगेगा, आफ्टर डिस्काउंट कि बिफोर डिस्काउंट? तो जनरली अब आज के डे में आफ्टर डिस्काउंट ही लगता है। रीइंबर्सेबल है, टैक्स पेड है, टैक्स पेएबल है, वैट सेकंड पॉइंट है, और जीएसटी। तो अब जीएसटी, ये सब पुराने टैक्स प्लान है, अब जीएसटी हो गया। टैक्स ऑन क्या है, सेल रेट पे लगेगा कि एमआरपी के, कि एमआरपी इंक्लूसिव है? तो जनरली सेल रेट पे लगता है, कुछ कुछ जगहों पे, जो मेडिसिन में कुछ कुछ जगहों पे एमआरपी पे लगता है, तो सेल रेट हो गया। अब यहाँ पे टैक्स ऑन फ्री, फ्री पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फ्री पे अभी टैक्स नहीं लग रहा है। कैलकुलेट ऑन, सब टोटल है कि बेस टोटल है? जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 100 रुपया पे 9% टैक्स लगा, तो अगर उसके बाद 9% हम लोग लगाएंगे दोबारा, तो 100 रुपया पे 9% लगाएंगे कि 109 रुपया पे 9% लगाएंगे? तो यही सब टोटल और बेस टोटल है। तो अभी आज के डे में सबका सब बेस टोटल पे, बेस टोटल पे ही लगता है। लेस परसेंटेज नॉन अमाउंट, ये कॉन्सेप्ट है कि इतना इतना परसेंट घटा के टैक्स लगाओ। तो इस तरह से करके ये एक हो गया। अब उसी तरह से दूसरा, दूसरा मतलब 9 9 18%, 6 6 12% ऐसे करके टैक्स बनेगा, जो कि ऑलरेडी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मॉडिफाई में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम इसको 12% कर लेते हैं। एक ही बना हुआ आईजीएसटी है, आईजीएसटी है, ये देखिए यहाँ पे दो टैक्स लगा हुआ, 28% का है, तो 14% स्टेट का, 14% सेंट्रल का टैक्स हो गया। क्लियर हो गया? टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब किसी का बिलिंग आप स्टार्ट कराते हैं और किसी को ट्रेन करते हैं, तो उसका टैक्स प्लान, टैक्स स्ट्रक्चर उसका क्या है, आपको प्रॉपर बना के उनको देना पड़ता है, तभी जाकर वो प्रॉपर आपको काम कर पाएंगे। तो एक टैक्स प्लान हो गया। गोडाउन का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए गोडाउन का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे समझिए कि किसी का दुकान है ना, और वो दुकान है, वहां पे कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारा सामान उनके पास है जो कि उनके दुकान में नहीं रखा हुआ है, कहीं पे दूसरे तीसरे जगहों पर रखा हुआ है, और उनको यहाँ से बिलिंग करना रहता है। तो उनको मालूम चलना चाहिए कि मेरा कौन सा दुकान में कौन सा सामान रखा हुआ है और कितना रखा हुआ है। ये सारे सारे चीजों की जानकारी उनको मिलनी चाहिए। अब ये सारे चीजों की जानकारी उनको कैसे मिलेगा? ये सारी चीजों की जानकारी उनको मिलेगा अगर वो गोडाउन वाइज मेंटेन करेंगे स्टॉक तो। ठीक है, अब गोडाउन वाइज स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे? तो अपना गोडाउन बना लेंगे, G1, एक गोडाउन बना लिया। मान लो उनके पास एक दुकान है तो एक गोडाउन हो गया, और बाकी दो और गोडाउन रखे हैं, तो G2 G3 बना लेंगे। और जितना जगहों पे सेल और परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जितना भी काम करेंगे ना, मेंशन करेंगे कि मेरे किस गोडाउन से जा रहा है, G1 से जा रहा है, G2 से जा रहा है, G3 से जा रहा है ना। तो इस तरह से करके उनका एक्यूमुलेटिव स्टॉक भी मेंटेन होने लगेगा, और साथ में गोडाउन मेंटेन होने लगेगा, और गोडाउन का सेपरेट स्टॉक भी मेंटेन होने लगेगा कि इस गोडाउन में क्या है, उस गोडाउन में आपको कितना, हमारा कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है। और गोडाउन का पूरा मतलब कि एक ही सॉफ्टवेयर से तीनों जगह का स्टॉक भी मेंटेन होने लगेगा, और तीनों जगह का आपको कंबाइंड स्टॉक भी मेंटेन होगा, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ से गोडाउन बना सकते हैं, अंडर किस, कौन सा गोडाउन का पर्सन है, बिल सीरीज क्या है। अब इसी गोडाउन का, उस गोडाउन का अलग बिल सीरीज भी रख सकते हैं। उस गोडाउन को किस गोडाउन के अंदर में रखेंगे, स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उस पर रख सकते हैं, तो उसका पूरा एक बार देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाने का ऑप्शन है यहाँ पे गोडाउन में। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चीज है, आप लोगों को समझने की चीज है। जैसे लेवल 1 बन गया, अभी मान लीजिए कि एक लेवल बना हुआ ऑलरेडी, ब्रांड है ना। तो अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई एक कंपनी है, जैसे आप पीएनजी को ले लीजिए, चाहे नेस्ले को ले लीजिए। तो नेस्ले एक कंपनी है, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब उसके अंदर आपको 4 लेवल आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका 4 लेवल आप क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या है, तो यहाँ पे नेस्ले एक ब्रांड हो गया, उसके अंदर उनका टॉफी आता है, कॉफी कॉफी आता है, उनका चाय आता है, बहुत सारा प्रोडक्ट आते हैं, तो वो ब्रांड 2 हो गए, लेवल 2 हो गए। वो मान लीजिए कि अगर एक टॉफी को ले लीजिए, तो उनका चॉकलेट सेगमेंट है, चॉकलेट सेगमेंट में भी बहुत आता है उनका, है ना। मान लीजिए कि छोटा वाला आपको सिल्क आ गया, इस तरह से करके छोटे छोटे प्रोडक्ट आ गए उनके, तो उसमें भी ब्रांड आप क्रिएट करें। मान लीजिए कि छोटा टॉफी अलग आ गया, चॉकलेट अलग आ गया उनका। अब चॉकलेट में भी देखिएगा कि उनका अलग अलग सिल्क प्रोडक्ट है और कौन कौन प्रोडक्ट सब है, तो वो ब्रांड होगा, और उसके अंदर फिर जाके प्रोडक्ट बनता है। तो अब क्या हुआ कि इस लेवल पे अगर आप, अगर कस्टमर चाहता है, जो कस्टमर आपका यूज करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर, अगर वो चाहते हैं
कि हमको ब्रांड वाइज रिपोर्टिंग चाहिए। पूरे महीने का सेल होने के बाद हमको हमारा चॉकलेट सेगमेंट में कितना सेल हुआ, चॉकलेट सेगमेंट के अंदर हमारा सिल्क सेगमेंट में कितना सेल हुआ, कॉफी सेगमेंट में कितना सेल हुआ, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना के और उसके बाद जब प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो उस प्रोडक्ट में अगर ब्रांड को डिफाइन, लेवल 4 को डिफाइन करते चले जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा। रिपोर्टिंग सिस्टम आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, देखिए ब्रांड का रिपोर्टिंग पूरा का पूरा यहाँ दिया हुआ है। देखिए ब्रांड का टोटल रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिपोर्टिंग सिस्टम आपका यहाँ पे पूरा मेंटेन हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट कैटेगरी है और इसमें अलग अलग, अब जैसे लेवल 2 बनाएंगे, तो लेवल 2 बनाएंगे तो हम बना रहे हो ये, अब देखिए यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर 5 ब्रांड रहता है लेवल 1 में, तो वो पांचों आते हैं, उसमें सेलेक्ट कर लेते, तो पूरा एक ट्री बन जाएगा। और वो ट्री जो बनता है उसी से पूरा का पूरा आपका सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा कंपोजिशन है। कंपोजिशन में बहुत सारी चीजें हैं। कंपोजिशन हम लोग किसको बोलते हैं, कंपोजिशन में डायग्नोस्टिक है, ड्रग ग्रुप है, कंपोजिशन विद केमिकल है, इंडिकेशन है, ये सारी चीजें क्या है। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक मेडिसिन का प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को कंपोजिशन क्या है, किस डायग्नोसिस में यूज होता है, उसका ड्रग ग्रुप क्या है, उसका इंडिकेशन क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या है, डोजेस क्या है ना, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। तो अगर कोई आदमी चाहता है कि पूरे इंफॉर्मेशन को अपना मेंटेन करे और यहाँ से हेल्प लेके काम कर सके, तो वो करना चाहता है तो यहाँ से इंडिकेट करके वो कर सकता है। अब ड्रग सारा चीज डिफाइन करेगा और यहीं से फिर जाके प्रोडक्ट में अपना उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन का पूरा सेगमेंट है। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक समझ के रखेंगे, कहीं कोई किसी कस्टमर को जरूरत पड़ा तो हम लोग उनसे बात करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा छूट गया हमारा प्रोडक्ट के अंदर ही, प्रोडक्ट पे हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन प्रोडक्ट के एंट्री एडिट है, प्रोडक्ट का स्टॉक एडिट है, कलर सुटेबिलिटी फॉर डिस्क्रिप्शन है, ई कॉमर्स का प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, ई कॉमर्स का प्रोडक्ट जो अभी हम लोग ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे थे, वो जो प्रोडक्ट से लिंक करके गए थे, वो आप यहाँ से भी खोल के जा सकते हैं, है ना। उसके अलावा प्रोडक्ट ब्राउजर का सेटिंग है, बैच ब्राउजर सेटिंग है, और एचएसएन का मास्टर बन सकता है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आपको प्रोडक्ट का एचएसएन अलग होता है, सर्विसेज का एचएसएन, तो उसका मास्टर हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर एक पहला नंबर हम लोग एडिट बल्क को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई आदमी यहाँ पे 1000 प्रोडक्ट उसका बना हुआ है और 1000 प्रोडक्ट को वो एडिट करना चाहता है और तेजी से एडिट करना चाहता है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, उनको पैकिंग एडिट करना है, ये एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है, एडिटेबल कर दिए। अब यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, अब इसको 5 करना है, 5 कर दिया, एडिट हो गया। यहाँ पे गए, यहाँ पे गया, इसको 2 करना है, 2 एंटर प्रेस के एडिट हो गया, एडिट होते चला जा रहा है, सेव हो रहा है। तो ये एक, अगर प्रोडक्ट में हमको कुछ कुछ चेंजेस करना है और फास्ट चेंजेस करना है, तो हम लोग यहाँ से आके कर सकते हैं प्रोडक्ट का एडिट से। इस प्रोडक्ट का स्टॉक एंट्री अगर करना है, तो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट का स्टॉक एंट्री कर सकते हैं। प्रोडक्ट का स्टॉक है, ओनली ओपनिंग स्टॉक डालना है कि ओपनिंग स्टॉक और ये सारा डिटेल डालना है, ये सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो स्टॉक एंट्री अब समझिए कि आप प्रोडक्ट का स्टॉक एंट्री अभी कहाँ से समझ रहे थे, अभी आप यहाँ से समझ रहे थे, है ना। देखना है, जस्ट यहाँ से समझ रहे थे कि यहाँ से आप प्रोडक्ट का स्टॉक एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट एंट्री किया हुआ है और तब आपको फास्ट एंट्री करना है, तो प्रोडक्ट का स्टॉक एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। कलर सुटेबिलिटी ये सब चीज देख लिए। बैच प्रोडक्ट ब्राउजर सेटिंग क्या है, तो अब देखिए प्रोडक्ट ब्राउजर सेटिंग किसको बोलते हैं। आप एक परचेज में आ जाइए, देखिए ये जो हम लोग प्रोडक्ट पे आ रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट ब्राउजर सेटिंग है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रोडक्ट सिलेक्शन विंडो, प्रोडक्ट ब्राउजर है ना। और जब यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर दिए, मान लिया यहाँ पे एंटर प्रेस किए, तो ये एंटर प्रेस किए ना, तो इसका एक बैच खुल गया। इस प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल बैच के स्टॉक हो सकते हैं, तो ये बैच खुल गया। तो ये जो बैच ओपन हुआ ना, तो इस बैच को क्या करते हैं, बैच ब्राउजर सेटिंग है। तो प्रोडक्ट ब्राउजर सेटिंग हो गया और बैच ब्राउजर सेटिंग हो गया। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट ब्राउजर सेटिंग और बैच ब्राउजर सेटिंग दोनों सेट कर सकते हैं। तो सेट करने का मतलब क्या हुआ कि उस प्रोडक्ट ब्राउजर में, जैसे अभी एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या दिखना चाहिए आपको।
अभी नंबर दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम दिख रहा है, पीएनओ, पैक, कंपनी है, ग्रुप है, ये सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा है। अब हमको चाहिए कि केवल ये तीन ही इंफॉर्मेशन दिखना है और बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दिखना है। उसी तरह से अगर हम लोग मान लीजिए कि बैच पे आते हैं और यहाँ पे बैच सेटिंग, इस बैच में क्या क्या दिखना है ना, तो वो जो चीज, वो जो सेटिंग है ना, वो सेटिंग हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट के ब्राउजर और बैच ब्राउजर सेटिंग में काम कर सकते हैं। और ये सिंपल प्रोसेस समझिए कि हम लोग, तो प्रोडक्ट का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आते हैं हम लोग अकाउंट्स में। अकाउंट्स बेसिकली क्या है, तो अब अभी हम लोग प्रोडक्ट देख लिए, उसका स्टॉक मेंटेन करेंगे, उसका सेल परचेज करेंगे, ये काम कंप्लीट हो गया। अब अकाउंट है, इसी बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हैं। अब कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं जिनको हम लोग अकाउंट बोल रहे हैं, तो पार्टियां इन्वॉल्व है जिनको माल बेचा जाएगा, सप्लायर इन्वॉल्व है जिनसे माल खरीद के आएगा, है ना, रूम रेंट है तो ऑनर को रूम रेंट देना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जीएसटी अकाउंट है ना, एम्प्लॉय है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो उनका अकाउंट मेंटेन होगा। तो ये जितने भी तरह के अकाउंट जो कि बिजनेस को करने में इन्वॉल्व है और उनका अकाउंटिंग मेंटेन होगा, उनसे पैसे का लेन देन होगा, कहीं पे केवल पैसे का लेन देन होगा, कहीं पे दिया जाएगा, कहीं पे लिया जाएगा, कहीं पे इस तरह से करके, तो जितने भी तरह के अकाउंटिंग होंगे ना, उस सारा अकाउंटिंग यहाँ बनेगा। जैसे मैं चलता हूँ अभी एक अकाउंट बनाने आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक सप्लायर बना रहा हूँ, है ना, राम फार्मा, ठीक है। और अभी ये देखिए यहीं पे अभी क्या बनेंगे, बैंक ओसीसी है, तो बैंक में भी दो तरह के अकाउंट होता है, एक ओवर लिमिट करके बोलते हैं, जिसमें कि आपको ओसीसी अकाउंट बोलते हैं, जिसमें कि बैंक आपको 5 लाख 10 लाख रुपए का सीसी लिमिट दे देता है कि वो लिमिट आप यूज कर सकते हैं। और जितना मान लो इसमें से 1 लाख आप यूज किए तो 1 लाख का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। जिस दिन आपके पास पैसा आ गया उस दिन उसमें पैसा डाल दीजिएगा। तो ये आपका, उसके अलावा नॉर्मल बैंकिंग होता है जिसमें पैसा का ट्रांजेक्शन होता है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। उसके अलावा सीएनएफ अगर होगा, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या है, तो ये पूरा हम लोग अकाउंटिंग को इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पार्टी कैसे बनेगा और प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब पार्टी कैसे बनेंगे और सप्लायर कैसे बनेंगे। तो राम फार्मा बना रहे हैं, हम एक पार्टी बना रहे हैं। पार्टी किसको बोल रहे हैं हम लोग, तो सन्डी डेबिटर्स को, जिसको हम लोग सामान बेचते हैं। और कंपनी किसको बोलेंगे हम लोग, सन्डी क्रेडिटर्स को, जिससे सामान हम लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये अकाउंट आपको चलता रहेगा। आप सन्डी डेबिटर्स हो गए। अब यहीं पे देखिए ये कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू, तो अभी तो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू है, लेकिन मान लीजिए 6 महीने बाद इनसे काम होना बंद हो गया तो इनको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो जहां तहां हम लोग एंट्री करेंगे ना, तो वहां ये दिखना बंद हो जाएंगे। उसके बाद अब इनका काम आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं कंप्यूटराइज। तो इनके पास कितना रुपया बकाया है, तो 1,000 रुपया इनके यहाँ डेबिट है। किस रेट पे इनको बिलिंग होगा, अब देखिए यहीं पे है, इंस्टीट्यूशनल रेट है, परचेज रेट है, सेल रेट है, ट्रेड रेट है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, बहुत सारे दुकान पे आप जाएंगे जो होलसेल होते हैं, वो लोग रिटेलर को माल बेचते हैं। लेकिन कंज्यूमर को, डायरेक्ट कंज्यूमर भी अगर वो 2 4 पीस 6 पीस खरीदने जाते हैं ना, तो उनको भी वो माल बेचते हैं। यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाता है कि कैसे उनको माल बेचते हैं। तो उनको माल बेचते हैं सप्लाई, उनको माल बेचते हैं, रिटेलर को माल बेचेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट है 10 रुपए का और रिटेलर को बेचना है तो हो सकता है 8 रुपए में बेचेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा कंज्यूमर जो कि 2 4 पीस लेना चाहता है तो वो भी होलसेल के दुकान में चला जाता है। तो वहां पे वो जब पहुंचेगा तो उसको 9 रुपया में देंगे, एमआरपी कितना है 10 रुपया में। तो अगर हम लोग रिटेलर के पास जाएंगे तो 10 रुपया में मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचे तो हमको 9 रुपया में वो माल मिल जाएगा, है ना। तो 9 रुपया में वो माल मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमको 1 रुपए का फायदा होगा, कंज्यूमर को 1 रुपए का फायदा हो गया। तो अब ये कस्टमर जो, ये जो दुकानदार है, कैसे डील करेंगे कि हम किसको 9 रुपया में दें, किसको 8 रुपया में दें। तो जब वो पार्टी बनाएंगे ना, उसी समय वो डिसाइड कर देंगे कि मुझे इनको सेल रेट में बेचना है, और जो रिटेल वाले पार्टी, जो ऐसे पार्टी जो कि कस्टमर है, उनको ट्रेड रेट पे बेचना है। ठीक है, सेल रेट पे बेचना है, ट्रेड रेट पे बेचना है। और जब प्रोडक्ट वो बनाएंगे ना, जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस समय वो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल रेट में, सेल रेट पे जो प्रोडक्ट डालेंगे वो सेल रेट पे डाल दिए हैं, और ट्रेड ट्रेड रेट पे जो प्रोडक्ट डालेंगे वो ट्रेड रेट पे डाल देंगे। तो सेल रेट में जो डालेंगे वो रिटेलर को बिकेगा, और ट्रेड रेट पे जो डालेंगे वो आपको कंज्यूमर को मिलेगा। तो अब यहीं पे एक बार वो डिफाइन कर दिए, रेट अपना डिफाइन कर दिए,
और जब वो पार्टी बनाएंगे ना, तो यहाँ वो डिफाइन कर देंगे कि किनको किस रेट पे हमको बेचना है ना। और उसी हिसाब से जब बिलिंग होगा ना, तो ऑटोमेटिकली रेट पकड़ेगा पकड़ेगा। फिर वहां पे अगर मान लीजिए कि ऑनर नहीं है और वहां पे कस्टमर बैठे, वो कोई ऑपरेटर बैठे हुए हैं, तो उनको रेट से कोई मतलब नहीं है। कौन पार्टी है, आए नाम डाले, ऑटोमेटिकली सब डिफाइन है, बिलिंग होते चला जा रहा है। तो आपका सॉफ्टवेयर सिंप्लीफाई कर देता है कि आप मल्टीपल रेट यूज करके मल्टीपल टाइप के कस्टमर को बिलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये पार्टी को बिलिंग कैसे करना है, कैश में बिल करना है कि क्रेडिट में बिल करना है, इस पार्टी को, इस पार्टी का रूट क्या है, हेडक्वार्टर का है, कहाँ का पार्टी है, ये कहाँ पे यूज होता है। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि कोई बिहार का पटना में बैठा हुआ है और पूरे बिहार में माल सप्लाई कर रहा है, तो वो अपना हेडक्वार्टर क्रिएट करके और सबको सप्लाई करेगा। कोई आदमी पटना में बैठा हुआ है और पटना में बैठ के भी छोटा छोटा रूट बना लिया, रिटेलर को माल सप्लाई करता है, तो वो भी अपना रूट डिफाइन कर लिया। और ये इस पार्टी को डिफाइन करके किस रूट में है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, कौन इसको डील कर रहा है, अगर उसका नाम डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद लाइसेंसिंग है, ड्रग लाइसेंस डाल सकते हैं, फूड लाइसेंस डालना है तो डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह सब यहाँ डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं, आपके कौन सा स्टेट का सप्लायर है, पिन कोड है, रेफर बाई, इस पार्टी को किस नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे पार्टी ऐसी होती हैं जो ऑनर के नाम से जाना जाता है, जैसे राम फार्मा, लेकिन इसका ऑनर है बबलू जी, तो हम लोग राम फार्मा को तो बिल करते हैं लेकिन जानते बबलू जी के नाम से, तो यहाँ बबलू जी लिख लेंगे। फोन नंबर 3 डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, फैक्स डाल सकते हैं, उनका पर्सनल डिटेल कांटेक्ट डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, अगर मान लीजिए कि कोई पटना की डिस्ट्रीब्यूटर है और वो भागलपुर में माल भेजेंगे, तो किस ट्रांसपोर्ट से इनका माल जाएगा, उनका आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन, इसके अलावा जीएसटी का इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन इनका यहाँ पे डल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल अगर हम लोग आते हैं, और ये सारा इंफॉर्मेशन जो डल रहा है ना, यूज होगा, बिलिंग के समय यूज होगा, जीएसटी के समय यूज होगा, है ना। ये सारा इसका रिपोर्ट भी दिखेगा, जो आगे हम लोग रिपोर्ट डिस्कस करेंगे ना, तो उसका रिपोर्ट दिखेगा। तो अगर इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन उनको नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते हैं। जो कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है, अगर नहीं डालेंगे तो वो शो करेगा कि आपने कंपलसरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाला हुआ है, तो वो क्लिक करके वो बताएगा कि आपको डालना है इसमें। तो जो नहीं डालना है नहीं भी डाल सकते हैं। अब ये पार्टी का मेन इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा उनके बैंक का इन्फॉर्मेशन भी रखा जा सकता है, ये सारा बैंक का इन्फॉर्मेशन हो गया, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, ये उनका इनवॉइस का लिमिट है। यहाँ पे सेट किया जा सकता है कि एक पार्टी को हम 1 लाख रुपए से ज्यादा उधारी नहीं देंगे, एक पार्टी को हम 15 दिन से ज्यादा उधारी नहीं देंगे, एक पार्टी को हम 10 दिन से ज्यादा उधारी नहीं देंगे, है ना, एक पार्टी को हम 2 बिल से ज्यादा उधारी नहीं देंगे। ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ सेट हो सकता है। ये अकाउंट का डिटेल है, एक्साइज वगैरह में ये सब यूज होता था, अभी थोड़ा कम यूज हो रहा है। कंसाइनी का डिटेल है, मिसलेनियस डिटेल इंफॉर्मेशन है, इनसे इंटरेस्ट क्या लेना है, कौन सा बिल सीरीज में इनका बिलिंग होगा, कैश है कि चेक है, ये सारा है। इसके अलावा इनका जॉब स्टेटस क्या है ना, तो ये जॉब स्टेटस यहाँ डाला जा सकता है, किस ऑर्गेनाइजेशन से है, सर्विसिंग रिटायर्ड क्या है, ये भी डाला जाता है। मिलिट्री वगैरह में बहुत सारे जगहों पे सॉफ्टवेयर चलता है, तो उन सब जगहों के लिए ये यूज होता है। उसके अलावा बिलिंग इंफॉर्मेशन है। अब इस पर्टिकुलर पार्टी को अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक कालपोल प्रोडक्ट है, हम इस पार्टी को 9 रुपये में बेचें, बाकी पार्टियों को 10 रुपये में बेचेंगे, किसी को 8 रुपये में बेचेंगे, ये हम वैरी करता है। तो पार्टी टू पार्टी यहाँ पे रेट डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज, ग्रुप वाइज हम यहाँ पे टैक्स प्लान डिफाइन कर सकते हैं, इस पार्टी को किस किस कंपनी का बिलिंग होगा वो डिफाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट में इस पार्टी को क्या लगेगा वो डिफाइन कर सकते हैं, कौन ऑपरेटर कितने रुपए का क्रेडिट दे सकता है वो डिफाइन कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हम कुछ इसमें डालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन जब भी हम बिल करेंगे ना, तो वहां उनको दिखाएगा ये, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका पार्टी को बनाते हो, तो सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत अभी नहीं है हम लोगों को, लेकिन अगर एक आइडिया रहता है ना, तो फिर कभी अगर हम लोग मान लीजिए किसी कस्टमर के साथ बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं और वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनको हम लोग जवाब दे सकेंगे और बता सकेंगे। तो ये कि पूरा का पूरा पार्टी का डिटेल इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मास्टर क्रिएशन में ही। अकाउंट मास्टर में जाएंगे तो अकाउंट मास्टर को बल्क में एडिट करने का ऑप्शन है। अकाउंट ग्रुप जो अभी हम लोग बल्क में एडिट करने का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे है, अब जिसको भी एडिट करना है, मान लिया हमको इसको एडिट करना है, क्लिक किए,
जो एडिट करना है एडिट हो गया, ऐसे करके आगे बढ़ते हुए हम एडिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, आदमी आराम से एडिट कर सकता है, यहाँ पे फास्ट एडिट हो सकता है। उसके अलावा आपका अकाउंट ग्रुप है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, कितने तरह का ग्रुप है देखिए। इस पे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी प्रत्येक ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब डिस्कस करेंगे हम लोग तो उसमें अगर कोई नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से नया अकाउंट भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको अकाउंट मास्टर लेजर है। अभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कोई एक ऑनर है, उनके 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है और वो चारों पांचों का काम होता है। और वो जब भी बात करते हैं ना तो एक बार पूरा लेजर चाहते हैं कि सबका लेजर मिला के एक बार दे दीजिए आप हमको, है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट मास्टर लेजर बना देते हैं। और अकाउंट मास्टर लेजर अगर एक बार बन गया तो उसमें जितने भी लेजर बने हुए ना सबको अटैच कर लेंगे। तो जब भी लेजर देखेंगे अकाउंट मास्टर लेजर में, तो जितनी भी पार्टियां उसमें कनेक्टेड है वो सबका लेजर वहां पे आपको दिखाते रहेगा। तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, बहुत रेयरली यूज होता है लेकिन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टेरिटरी हायरार्की है। अभी हम बात कर रहे थे कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डाल लीजिएगा, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर डाल लीजिएगा तो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। देखिए जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, एक स्टेट बना हुआ है, उसके अंदर एक रक्सौल बना हुआ है, उसके अंदर चंपारण बना हुआ है। बिहार बना हुआ है, उसके अंदर भागलपुर बना हुआ है, भागलपुर के अंदर भागलपुर बना हुआ है ना। तो ये बिहार है, ऐसे करके आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सब बना हुआ है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टेट बना सकते हैं, एरिया बना सकते हैं और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। तो पूरा एक चेन बन जाएगा और कंप्लीट इसका रिपोर्टिंग सिस्टम है। आप लोगों को रिपोर्टिंग सिस्टम, ये टेरिटरी मैनेजमेंट का रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेरिटरी मतलब होगा पूरे बिहार का एक एरिया, और उस एरिया को आप अपने हिसाब से कैसा रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं उसके हिसाब से स्टेट, एरिया और डिस्ट्रिक्ट को फॉर्मेट में डिवाइड कर दीजिए और पार्टियों को उसके अंदर डाल दीजिए। और वो पार्टियों का जितना भी रिपोर्ट आप देखना चाहिएगा वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। केवल आपको बिलिंग करना है, पेमेंट रिसीव करना है, खर्चा डालना है और रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली आपका बनना शुरू हो जाएगा। वो हम लोग काम डिस्कस करेंगे आगे के ट्रेनिंग सेशन में। तो ये हो गया टेरिटरी। रैंक और ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हम लोग देख रहे हैं तो उसका मास्टर यहाँ से बना सकते हैं। अकाउंट ब्राउजर सेटिंग, अब जैसे ब्राउजर सेटिंग की बात हम लोग की है ना, ये अकाउंट ब्राउजर सेटिंग है और इसका सेटिंग हम करना चाहते हैं ना, तो उसका सेटिंग के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मास्टर क्रिएशन में अकाउंट ब्राउजर सेटिंग है। यहाँ पे रेगुलर कस्टमर कुछ हम बनाना चाहते हैं, रिटेल के सेगमेंट में हम लोग जब जाते हैं तो रेगुलर कस्टमर बनता है। तो रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए जैसे कोई कस्टमर ऐसे हैं जो रेगुलर प्रोडक्ट ले जाते हैं और क्या ले जाते हैं वो भी डिफाइंड रहता है। तो वैसा कंडीशन में रेगुलर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं और उनका डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हैं हमारे साथ। तो जब कभी भी अगली बार आएंगे वो बिल करेंगे तो उनको जस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहां मालूम चलेगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं। अगर एक क्लिक करेंगे तो सारा बिल उनका बन जाएगा। जैसे कुछ कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि मेडिसिन, उनका मंथली मेडिसिन चलता है, तो एक बार आते हैं पूरा मेडिसिन लेकर जाते हैं। तो वो एक बार सेट हो गया कि ये 10 प्रोडक्ट लेके जाते हैं, आएंगे अगली बार नाम सेलेक्ट किए, एंटर मारिए तो तुरंत उनका 10 प्रोडक्ट सामने आ जाता है और 10 प्रोडक्ट को उनको बिल किया जा सकता है। तो रेगुलर कस्टमर है। ट्रांसपोर्ट जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर बाहर के कस्टमर रहेंगे तो उनका माल कैसे जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, वो मास्टर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप वहां पे। रेफर बाई है। अब रिटेल में जब बिलिंग होता है तो वहाँ किस डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ प्रोडक्ट है वो डालना रहता है। तो यहाँ पे रेफर बाई प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, डॉक्टर का नाम बना सकते हैं, पूरा डिटेल वगैरह उनका सब आप डाल सकते हैं। उसके बाद अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कस्टमर कर्सर मूवमेंट प्लान है। कस्टमर मूवमेंट प्लान क्या है, जैसे अभी एग्जांपल लेके हम लोग परचेज में है, यहाँ एंटर प्रेस किए ये बैच पे जाएगा, एंटर प्रेस किए बैच पे आया, है ना। फिर एंटरप्राइज की एमआरपी परचेज रेट पे हो गया, क्वांटिटी पे गया। लेकिन कोई आदमी चाहता है कि उसका जो परचेज का सीट आता है ना उसमें पहले क्वांटिटी रहता है, फिर बैच नंबर रहता है, फिर परचेज रेट रहता है, फिर फ्री रहता है। इस तरह से करके उसका अपना ऑर्डर होता है। तो अगर हम लोग चाहें तो अगर हम लोग प्लान सेट कर दें, अगर एक बार प्लान हम लोग सेट कर दें कि परचेज प्लान सेट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, प्लान सेट कर दे, वहां पे बना के सेट कर दे, तो जिस हिसाब से हम लोग परचेज प्लान सेट करेंगे ना, यहाँ पे परचेज प्लान सेट करेंगे कि हमारा कर्सर मूवमेंट कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा कर्सर मूवमेंट प्लान सेट हो जाता है और उसी हिसाब से वो कर्सर
मूव करना शुरू हो जाता है, जिससे कि काफी इजी हो जाता है लोगों को वर्कआउट करना, मतलब परचेज एंट्री करना इजी हो जाता है। उसके अलावा सेल प्लान है, सेल प्लान के ऊपर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर ऑप्शन है, आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। 50% मास्टर हम लोग वर्कआउट कर लिए हैं, बाकी 50% पे हम लोग कल फिर इसी 9 बजे टाइम में मिलेंगे। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा जल्दी कनेक्ट होइए, क्योंकि मैं 9 बजे स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर आप देर करते हैं ना, आप बीच में कनेक्ट होते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा जल्दी कनेक्ट होइए, एकदम शार्प 9 बजे, मतलब 2-3 मिनट पहले कनेक्ट हो जाइए। तो हम लोग 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, तो आप पूरा अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि 3 दिन सैटरडे संडे तक में, कल सैटरडे और संडे को हो सकता है कि 2 सेशन का प्लान करेंगे हम लोग, दोपहर में एक सेशन और रात में 9 बजे का। तो ये 4-5 सेशन होने के बाद ना, मैं आप लोगों से 1 to 1 बात करूंगा और डिस्कस करूंगा कि कैसे चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों का नेचर अलग अलग है और सब लोगों का मार्केट अलग है। तो मैं आप लोगों से बात करके और आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह से आप मार्केट में मूव कर सकते हैं, कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, अपने चीजों को रख सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, जिस इंडस्ट्री में आपका लर्निंग, आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में अगर हमारे पास नॉलेज होगा ना, तो लोग हमसे बात करेंगे, खुश होंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। अगर हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा, तो लोग हो सकता है कि हमसे अच्छे से बात नहीं करें, तो मेरा सेल अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये जो इंडस्ट्री जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, प्योरली नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, और नॉलेज से ही सब कुछ होता है यहाँ पे, है ना। और आपको वैल्यू मिलता है मार्केट में, आपका रिकॉग्निशन मिलता है। तो आपको जितना अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा और बेहतर ढंग से आप सीख सके, वही आपको मार्केट में स्टैंड कराएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। फिर कल आप लोगों से मिलते हैं ना। थैंक यू। गुड नाइट।